बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। रोजाना आपका हमारा साथ होता है 9 से 11। तो जनाब क्विकली ज़रा बात करते हैं कल होने वाले मैच की, क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच था। एशिया कप आपको पता है जारी है, सुपर 4 मरहला जारी है और कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने मैच जीते, लेकिन जो इसमें मरहले आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। ट्विस्ट एंड टर्न कहते हैं ना, जब मैच में आते हैं तो बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। अभी मैच की सूरत हाल बताने से पहले मुझे थोड़ा सा ना आपको पता है कुछ क्या कहना चाहिए, एक डर सा लगा हुआ है, कुछ एंजाइटी सी हो रही है। एंजाइटी क्यों हो रही है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जरा एशिया कप की बात कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। बड़ी मुश्किल हो गई थी उन्हें भाई, एक वक्त पे तो 88 उनका स्कोर था, 6 विकेट गिर गई थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले ही ओवर से हमने देखा छा गए। शाहीन आफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर कुशाल मेंडिस का आउट किया और उसके बाद फिर वक्फे से श्रीलंकन बैटर्स आउट होते गए। बिल्कुल जी, और हुसैन तलत ने भी ऐसे ही कुछ किया और बड़ी कमाल परफॉर्मेंस उन्होंने भी दिखाई और टीम को बिल्कुल श्रीलंकन टीम को बैक फुट पर भेज दिया। कल वैसे बॉयज पकड़े नहीं जा रहे थे, हशाश बशाश चेहरे थे, कॉन्फिडेंस बहाल था और दुआ ये करते हैं हम कि अगर फाइनल में भारत के साथ मैच हो तो तब भी हमें यही गेम देखने को मिले। एक चीज मैं नोटिस की कि जब पाकिस्तान पहले बैट नहीं करता तब इनका कॉन्फिडेंस किसी और लेवल पे होता है। जब द अदर टीम, द अपोजिंग टीम इज बैटिंग फर्स्ट, तब ये किसी और लेवल पे खेल रहे होते हैं। जब हम बैट करने जाते हैं पहले, तब कहीं पर लड़खड़ा जाते हैं, उस टाइम पर कोई हमसे ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। चलें देखते हैं। लेकिन यह है कि हुसैन तलत ने भी अपने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं और उसके बाद हमने देखा कि अच्छा मेंडिस ने 50 रन स्कोर किए तो जाहिर है उनकी हाफ सेंचुरी। पाकिस्तान की शाहीन आफरीदी ने 3, हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। तो इस तरीके से पूरी इनिंग श्रीलंका की खत्म हुई। अब जी हमारी बारी आई, हमें 134 रन का ताकुब करना था और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एज यूजुअल आप जो बात कर रहे थे लड़खड़ाई और ये कम स्कोर भी था। मतलब आप ये ना कहें कि कोई बहुत 170 या 171 था, ये 134 का स्कोर था, इसमें लड़खड़ाई। टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम रहा और पहली विकेट हमारी 45 रन पर गिरी और 80 रन पर भी हमारी आधी टीम, जो मैं श्रीलंका की बात करी थी ना, आधी टीम 80 रन पे आउट ये। और दूसरी बात है जो 30-40 पे हमारी पहली विकेट गिरती है, ये बात भी मेरी समझ से बालातर होती जा रही है कि क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 3, हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2 शिकार की, जैसे कि सदफ ने भी आपको बताया है। अच्छा, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर हमारी लड़खड़ाता हमें नजर आया। साइम और सलमान ने कल क्या किया, ये तो मुझे कोई बताया कि साइम एक दफा फिर से नाकाम नजर आया, सलमान भी नाकाम नजर आए। अच्छा, नवाज ने 24 गेंदों पर 38 और हुसैन तलत ने 32 रन बनाए। मैचेस होते हैं उनकी हाईलाइट कहते हैं ना, मैच के अलावा बॉल बैट के अलावा जी दूसरी चीजें भी होती हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो इंडिया ही बहुत कुछ ऐसा कर देता है, लेकिन कल श्रीलंका के मैच के साथ हमने देखा अबरार अहमद और हसरंगा तवज्जो का मरकज बन गया। बॉलिंग के दौरान अबरार कहते हैं ना, उन्होंने उनका एक्शन कॉपी किया और इसी तरीके से श्रीलंकन प्लेयर ने फिर अबरार का एक्शन कॉपी किया। अच्छा, ये देन अगेन सिर्फ ये वो चीजें होती हैं जो मैच में देखने का जिनको मजा आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते हैं। अच्छा, हमने मैच में देखी ये चीज, उसके बाद फिर मुलाकात भी हुई और काफी अच्छे जेस्चर्स एक्सचेंज किए, पॉजिटिव बातें एक्सचेंज की, ये आप देख भी सकते हैं, ये हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं। तो अबरार ने बेसिकली हसरंगा का स्टाइल कॉपी किया, सेलिब्रेशन स्टाइल, और हसरंगा ने अबरार का। कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जब टीमें आपस में तो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खेल रही होती हैं, लेकिन आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी होती है, दोस्ती भी होती है और प्लेयर्स ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा जेस्चर जाता है। जेंटलमैन गेम है ना, यही चीजें देखने आते हैं इंडिया को। चले जी अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ शाहिद आशवी मौजूद है और पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तौसीफ साहब आपसे आगाज करती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि कल हमारे बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, एक हमें उनकी कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइज नजर आए, डिसिप्लिन में नजर आए। पहले कहाँ थी ये परफॉर्मेंस, इतने मैचेस बाद हम वार्म अप हुए? शुक्रिया। एक तो आखिरी अल्फाज जो आपने अभी बात की थी ना कि इंडिया को भी सोचना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इनको वाकई सोचना चाहिए कि ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इससे कोई फ़ायदा नहीं। और अब हम गेम की तरफ बात करें तो यस, बड़ी खुशी की बात है और हम लड़खड़ाते हुए पहुंचते ज़रूर हैं। हालांकि कल भी हम बड़ी मुश्किलात में थे, बड़ी अच्छी बात है कि हम जीत गए और
अच्छे जीते, और लेकिन यहाँ चीजें नजर आती हैं वो आपने भी पॉइंट आउट की, मैं भी इसको जरूर कहूंगा कि एक तो टॉस आपने बहुत अच्छा जीता, इसलिए कि सीम होता है थोड़ा सा वहाँ पे, स्विंग होता है, सीम होता है, और बड़ा अच्छा टॉस जीता। और अगर श्रीलंका भी जीतता तो उसने जो है ना पहले फील्डिंग ही करनी थी, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। लेकिन बाद में बैटिंग कोई पिच इतना खराब नहीं था जिस पे आप एकदम जो है फंस जाएं जाके, तो ये हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन हम तो ये उस वक्त को 92 को याद करते हैं कि हम कहीं भी नहीं थे और फिर पहुंच गए, और अब हमारी रवानगी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो फाइनल की तरफ होगी। तो अच्छा खेला दोनों बैट्समैनों ने, और अच्छा पार लगाई नैया हमारी, इसलिए कि मुश्किलात तो आ गई थी। 160-70 रन होते तो शायद मुश्किलात भी पार है। तो बहुत ही उम्दा खेला दोनों ने। नवाज ने, खास तौर पे नवाज की बात इसलिए करूंगा कि उसने अटैक किया और आते ही जो है असरंगा जो अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, 2 विकेट्स भी जल्दी ले गए थे, मगर अटैक करके जो है ना, और बाद में मैच भी उन्होंने ऑनेस्टली जब आए वो दोबारा 2 ओवर करने, तो 4-5 चौके उनको लगे और वहीं से मैच खत्म। मगर रन कम थे, बट हमें ये एक आध विकेट पे कर लेना चाहिए था। एक पार्टनरशिप आपने जैसे खुद कहा कि 45 रन की एक पार्टनरशिप मिली, उसके बाद हम खैर खेल में होता है 2020 यही है, बट हमें जो है इस तरह मुश्किलात से नहीं जीतना चाहिए, बल्कि सीधा सीधा मारना चाहिए। शाहिद भाई आपकी तरफ आऊंगा और जरा बैटिंग का भी जब जिक्र कर लेते हैं। बॉलिंग लाइन तो हमें बड़ी अच्छी स्ट्रांग नजर आई, बैटिंग हमें लड़खड़ाती गिरती संभलती नजर आई। वही मसला, टॉप ऑर्डर नाकाम नजर आया। साइम और सलमान की अगर बात करें तो अब इनकी परफॉर्मेंस, जो वीक परफॉर्मेंस चल रही है, उसका सिलसिला कुछ तवील नहीं हो गया अब? बिल्कुल ऐसा ही है। वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो छोटे टारगेट को बड़ा टारगेट ना बना दे, वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे ना ले जाए, अपने फैंस को परेशान ना कर दे। एक छोटा टारगेट था, हमेशा छोटा टारगेट ट्रिकी होता है। श्रीलंका ने फाइट भी बहुत अच्छी की, और 45 रन पर जब आगाज हुआ था, उसके बाद से एकदम से 12 रन पे 4 विकेटें गिर गई। 57 तक पहुंचते पहुंचते हमारे 4 आउट हो गए। जिस ओवर में साहबजादा फरहान आउट हुए थे, उस ओवर में फखर को आउट नहीं होना चाहिए था, ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उन्हें पता था इस ओवर में 1 विकेट गिर गई है, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, और वो बड़े सीनियर अच्छे प्लेयर हैं, उनको और आगे तक लेके जाना चाहिए था। जहाँ साइम और सलमान की बात की, तो एक साइम तो प्रोग्रेस कर रहा है बाखबर सवेरा वाला, लेकिन ये पाकिस्तान टीम वाला प्रोग्रेस नहीं कर रहा। गूगली उन्होंने हाथ से नहीं पकड़ी, हाथ से पकड़नी है, स्पिनर्स की हाथ से देखें। सलमान आगा भी जाहिर है अब सवालात उठ रहे हैं उनकी टीम में पोजीशन पे। 5 मैच उन्होंने जो खेले हैं, उन 5 मैचों में सिर्फ 45 रन है उनके, तो उनको भी देखना पड़ेगा, साइम को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जीत बहुत सी चीजें छुपा देती है, और भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, फाइनल तक जाना है, तो बांग्लादेश को हराना है। एशिया कप की तारीख में कभी भी पाकिस्तान भारत का फाइनल नहीं हुआ, तो लग रहा है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल होगा। लेकिन ये सारी चीजें, जिस तरह सलमान आगा, जिस तरह साइम अच्छा नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। कल हुसैन तलत ने खुश किया, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। नवाज ने नीचे आके बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन नामालूम वो 2 मैचों से क्यों नहीं बॉलिंग कर रही, ये पता करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। आपसे कहती हूँ तौसीफ साहब, हाँ, जैसे कि बात हो रही है हुसैन तलत की, फिर हसन नवाज की भी बात हो रही है। अब भारत के खिलाफ जो मैच हुआ, तलत से बॉलिंग नहीं कराई गई, फिर उन्होंने कल पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की। इसी तरीके से नवाज से कल भी बॉलिंग नहीं करवाई। तो कोई लॉजिक समझ आ रही? बिकॉज कैप्टनसी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या एडवाइस दी जा रही है कैप्टन को, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये भी बड़ी इस वक्त सवाल है। तो आपको क्या लॉजिक नजर आती है? आपने सही कहा, ये लॉजिक तो हमें भी कुछ नजर नहीं आई। ये जो कोच इतना बड़ा बैठा है, दूर से हमने बुला के रखा हुआ है, और मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लेयर हैं कुछ, ठीक है, सीनियर प्लेयर इसमें बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो बैठे हैं उससे बात करते रहते हैं। वो अपने गोरों से, दूसरों से बात करता है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो चाह क्या रहा है, कब कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है किसी को। अगर हम देखें, एक टाइम में साइम को उन्होंने बॉलर उसको इतना चढ़ा दिया, मतलब आई मीन ठीक है उसने विकेट लिए थे, लेकिन आप जो मेन आपके बॉलर्स हैं उन पे फोकस करें ना। अब जैसे आपने बताया हुसैन तलत से उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, तो ये कुछ ऐसा सिलसिला है कि मेरी खुद समझ से बाहर है कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं देते। और जो है नवाज से आप बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, मेन बॉलर ने, तो कोई
کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ آپ رپورٹ میں ہی دے سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا کیا چیز ہے. بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اب ہم کو ایک میچ ہم دور رہ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے تھوڑا سا مشکلات ضرور ہوں گی. آج بھی کھیلیں گے, وہ کل بھی کھیلیں گے, تو دونوں کو جگہ ایسی ہے جہاں پر اتنا جو ہے ہیومیڈیٹی اور یہ سب ہے. بہرحال کھیل ضرور ہے, بٹ 2 میچ بیک ٹو بیک کھیلنا مشکل ضرور ہو جاتے ہیں. اور آئی ہوپ انشاءاللہ, اور تھوڑا سا دیکھنا, تھوڑا کیا کافی دیکھنا پڑے گا. اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, دیکھنا پڑے گا ہمیں بولنگ کے حساب سے. شاہین واپس آئیں, یس اچھی بات ہے واپس آئیں, لیکن دوسری ٹیموں کا وے آف بیٹنگ جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ایک ایک بولر یا ایک ایک ہر کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے میں سیدھی بات ہے, ہم ابھیشیک کی بات کریں تو وہ ہمارے مین بالروں کو, جس طرح شاہین نے کل بولنگ کی, بہت زبردست فارم میں آ گئے, اچھی بات ہے. بٹ یہی ہمیں آگے چل کر جو ہے, جب انڈیا سے انشاءاللہ میچ ہوگا تو ہمیں یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا, ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ ان کے پلان پہ تو نہیں کھیل سکتے نا, ہم اپنے پلان پہ کھیلے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کے پلان پہ کھیلتے ہیں, سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے. مجھے تو ابھی سے انگزائٹی ہو رہی ہے جب آپ مینشن کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا, تو بس اللہ رحم کرے. مطلب ویسے شاہد بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان انڈیا کا میچ فائنل میں دیکھ رہے ہیں, اور اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میچ میں کامیابی سے پاکستان کی ٹیم کا, ہمارے پلیئرز کا کانفیڈنس بحال ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل بحال بھی ہو رہا ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھیں, باڈی لینگویج بہتر ہو رہی ہے. پچھلے میچ میں نواز کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں آپ, کس طرح وہ آؤٹ ہوئے. پورا رن ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دم سے تھرو آئی اور وہ رن آؤٹ ہو گئے. کل کے میچ میں کیا کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی. شروع میں آئے ذرا تھوڑا سا گھبرا رہے تھے, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بہترین بیٹنگ کی. 38 ناٹ آؤٹ بنا کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ بڑے لڑکے جب آئیں گے نا تب دیکھیں گے باڈی لینگویج. چھکے سے میچ ختم کیا ہے. بڑے لڑکے آئیں گے تو بڑے لڑکے بھی دیکھ لیں گے. پاکستان کی ٹیم ایک ٹورنامنٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر پیک کرے. نیچے سے اوپر جا رہی ہے. شروع میں چھوٹی ٹیموں کے ساتھ گھبرا کے کھیل رہے تھے. انڈیا سے 2 میچ ہار گئے, لیکن کل سری لنکا کا میچ بہت ہی اچھا کھیلا ہے. بنگلہ دیش کا میچ بھی اسی طرح کھیلنا پڑے گا. بنگلہ دیش کی ٹیم آسان نہیں ہوگی. وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک کبھی ایشیا کپ کا فائنل نہیں کھیلا. کھیلا ہے ایک آدھ دفعہ, لیکن انڈیا کے خلاف نہیں کھیلا. تو اب وہ اوپر آنے کے لیے کوشش کریں گے. بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اتنی آسان ثابت نہیں ہوگی, لیکن جس طرح توصیف بھائی نے کہا کہ 2 بیک ٹو بیک میچز ان کے لیے کھیلنا اس گرمی میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو پہلے بنگلہ دیش کو ہرائیں. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھارت کا فائنل ہوگا, اور تیسرا میچ جب ہوگا تو پھر پاکستان کی باڈی لینگویج اور قسمت انشاءاللہ تبدیل ہوگی. اور توصیف صاحب ایک چیز بتائیں, جو ہماری ایک اور ایشو ہے, ایک تو ہمارے اوپنرز, آپ چاہے چینجز کتنی کر دیں, جب بھی ہمارے اوپنرز آتے ہیں وہ نہیں چل پاتے. لاسٹ مجھے یاد نہیں کون سا ایسا میچ تھا جس میں ہمارے اوپنرز نے بڑی اچھے ہمیں ٹوٹل کر کے اسکور بنا کے دیا. دوسرے ہم جو پاور پلے ہے اس کا یوٹیلائزیشن نہیں کر پاتے صحیح سے. تو یہاں پہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہوگا. یہی وہ غلطیاں ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو سیکھنا چاہیے. سبھی کہہ رہے ہیں, ہم اس ٹی وی پہ بول رہے ہیں, 50 ٹی وی اور لگے ہوئے ہیں, اس پہ بھی یہی سب سینسیبل لوگ بات کر رہے ہیں. مگر کچھ لوگ سینسیبل بات نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے بات کر, جی فرحان کو بٹھا دینا چاہیے بیچ میں. یہ حیرت ہے مجھے ان لوگوں کے اس پہ کہ بھائی آپ کیسے بٹھانے کی بات کرتے ہیں. فرحان کو نہیں بٹھا سکتے آپ. وہی تو ایک ایسا پلیئر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاور پلے میں کھیلتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح ہاں دماغ استعمال کریں کہ یار فنش جو کریں نا, ایسا فنش کر کے جائیں. دیکھیے نا, میں ابھیشیک کا بار بار نام لیتے ہیں, وہ 6 اوور میں میچ کو اس نے اپنی طرف لے گئے. تو اس طرح کے کچھ کھیلنا چاہیے اوپنرز کو کہ آپ سیٹ ہو گئے تو میچ کو پورا نکال کے لے کے جاؤ. اب یہ 130-35 رن میں بھی آپ نے جو کیا نظر آیا, آپ میچ کو پورا نکالو, آپ پتہ تو چلے کہ ہاں ہم اوپنر فنش کر کے آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے سے رہتی ہیں. مگر حیرت ہے کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ باتیں. شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ نئی ٹیم اور یہ اپنی جگہ ہے, وہ سارے اپنے, مگر دیکھیے ایک ملک کے لیے جا رہے ہیں آپ اور بیسٹ پلیئر ہیں, آپ کو سلیکشن ہوئی اسی لیے آپ لوگوں کی. کتنی دیر آدمی سوچے گا کہ آپ ہیں, آپ غلط اسٹریٹجی تو مینجمنٹ کر ہی رہی ہے, لیکن آپ تو اندر کھیل رہے ہو, آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ سوئنگ ہو رہا ہے, سیم ہو رہا ہے, یا اسپن ہو رہا ہے, یا کیا ہو رہا ہے. اتنا مطلب آدمی کو وہ کر دیا کہ سائم جیسا جو اتنی اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا تھا وہ آج پھر 4 نمبر پہ 5 نمبر پہ چلا گیا. تو آئی تھنک میرا سجیشن ہے, اب
یہ بہرحال وننگ ٹیم کو چینج نہیں کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہ نواز حسن کو لے کے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ بٹھا دیں کسی. ٹھیک ہے. شاہد بھائی, کل ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہم نے دیکھی, محسن نقوی صاحب سے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان چار مسعود کی ملاقات ہوئی, اور پھر کوچ اظہر محمود نے ملاقات کی ان کے ساتھ, ایک سیشن ہوا, گفتگو ہوئی. اس میں محسن نقوی نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان اور کوچ کو فری ہینڈ دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ایک ٹف سیریز آ رہی ہے 12 اکتوبر سے, 2 ٹیسٹ میچز کی. ساؤتھ افریقہ پچھلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چیمپئن ہیں, انہوں نے آسٹریلیا کو ہرا کے چیمپئن شپ جیتی ہے, بہت بڑی ٹرافی جیتی ہے, پہلی بار ایک کوئی ٹرافی انہوں نے جیتی ہے بڑی آئی سی سی کی 1998 کے بعد سے. تو ان میں بڑا کانفیڈنس ہوگا. ہم آخری نمبر پہ تھے, 90 اور آخری نمبر پہ, تو یہ بڑا ضروری تھا کہ کپتان کو اعتماد دیتے, جو کوچ ہیں اظہر محمود ان کو اعتماد دیتے. شان مسعود کی کیٹیگری جو سینٹرل کانٹریکٹ کی ہے وہ ڈی ہے, وہ بھی ان کے لیے کافی صحیح نہیں ہے, ان کو ڈی سے ہٹا کے بی میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہو جائے گا. تو ساؤتھ افریقہ سے اگر جیتنا ہے 2 ٹیسٹ کی سیریز تو پھر یہ اعتماد ضروری تھا. اچھی پچز بنائیں, اسپن پچز جس طرح ہم نے انگلینڈ کو ہرایا تھا, گو کہ ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی بہت اچھے اسپنرز ہیں, ان کی مہاراج 200+ ٹیسٹ وکٹیں ہیں, تو اچھی ایک سیریز ہوگی. بہت ضروری تھا, بہت اچھا کیا. محسن نقوی کافی ایکٹیو آدمی ہے, انہوں نے بلا کر اعتماد دیا ہے. اچھا توصیف صاحب, ویسے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ممکنہ جو پاسبلٹی ہے پاکستان انڈیا کے فائنل کی, ہاؤ مچ ایکسائٹیڈ آر یو؟ ایکسائٹیڈ تو ہیں, ایکچوئل کھیلے اتنا ہے, لیکن اب پتہ ہے کھیل نہیں رہے, مگر باہر بیٹھ کے تھوڑا سا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار کیا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے. اور آنیسٹلی بتاؤں, دل میں دھڑکا تو رہتا ہے, اور اب جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے اپنے اوپر پریشر لینا ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے ویسے بھی. لیکن بہرحال ہم سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے, ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, اور وہ ہمیں نظر آتی ہے. ابھی جیسے بتایا کہ یہ چیزیں کچھ سینٹرل کانٹریکٹ کی باتیں شاہد بھائی نے کی, اور آپ کس سے بات کر کے یہ چیزیں, آپ, میرا خیال ہے, میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ پلیئروں کے میچز پہ سارا کر دیں, اور اس کے بعد ان کو دیں کہ 10 ہے, 10 2020 ہیں, یا 10 ٹیسٹ میچ ہیں, یا 20 ون ڈے ہیں, اس طرح کر کے, اور اس کے بعد ان کی اینڈ میں آپ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس ہے, آپ نیچے لے آئیں یا اوپر لے جائیں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ بنایا کسی کے کہنے سے اس کو, وہ شان مسعود ظاہر ہے ٹیم کا کپتان ہے, آپ اس کو کہاں, اور جس نے شاداب نے, جس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ فٹ ہے نہیں, کیا نام ہے, فٹنس کے ٹیسٹ کے اوپر جو ہے نعمان علی کو کہہ دیا کہ فٹنس ٹیسٹ دیکھیں گے اس کے بعد, تو یہ تو ابھی کھیلا بھی نہیں ہے, اس کو بی گریڈ دے دیا. کیا وجوہات ہیں؟ کافی ٹائم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو کون دیکھے گا؟ یا تو بہت بڑی کوئی اوپر سے ایسی دھاڑی کہوں گا کہ پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں نکل پاتی. بیٹھ کے صحیح سے دیکھیں شاداب کس بیس پہ جو ہے وہ بھی اس پہ آ گیا ہے. تو اب یہ چیزیں دیکھیں, شان مسعود سینئر ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے پھر یہ بنا دینا کرائٹیریا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرائٹیریا کچھ اس طرح کا بنا دیں, لیکن آپ اگر ادھر ادھر کی سن کے یا کسی کو بٹھا کے کریں گے وہ آئی تھنک زیادتی ہے. ویسے شاہد بھائی, اب ہمارے 2 اور بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, اسپنرز ہیں ٹیسٹ کے, میں ساجد اور نعمان کی بات کروں, کیا وجہ ہے کہ ان کو سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں شامل کیا جا رہا؟ ان کو بھی تو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ سینٹرل کانٹیکٹ میں ہے یا نہیں. ایشیا کپ کا دماغ ایسا چلا ہوا ہے, بھارت ساجد ہے, میرا خیال ساجد ہے, خالد ہوں گے, دونوں ہوں گے. انہوں نے ابھی انگلینڈ سے پاکستان کو سیریز جتوائی ہے, ان کو ریڈ بال پر ہی رکھیں. لیکن جو ریڈ بال کھیلتے ہیں, صرف ریڈ بال کھیلتے ہیں, ان کو اتنے پیسے ملنے چاہیے تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم وائٹ بال نہیں کھیلتے تو ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں. ریڈ بال ایک الگ ہی حقیقت ہے, ٹیسٹ کرکٹ ایک الگ ہی حقیقت ہے. زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ وہی ریئل کرکٹ ہے. اسی کرکٹ میں ہم, اگر ہمارے بہت سے پلیئر ان کو کنفائن کیا ہوا ہے ہم نے, تو ان کو اچھے پیسے دیں. ساجد اور نعمان ہمارے میچ ونر ہیں, ان کو بھی کانٹریکٹ میں اتنی ترقی ملنی چاہیے جتنی دوسرے پلیئروں کو ملتی ہے. ایک یارڈ اسٹک ہوتا ہے, لیکن جب بھی سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوتے ہیں 2-3 لوگوں کے لیے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. شان مسعود کو پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دیا تھا تو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اگر وہ کپتان رہیں گے تو وہ بی میں رہیں گے, نہیں رہیں گے تو بی میں بھی نہیں رہیں گے. پھر انہیں ایک دم سے ڈی گریڈ میں
وہ کر دی تنزلی، وہ کافی انسلٹنگ تھا، اس لیے کہ ایک آپ کا کپتان ہے، وہ اس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم 90 نمبر پر آئی، لیکن وہ ایک اچھا کرکٹر ہے، سمجھ بوجھ والا کرکٹر ہے، لڑکوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کے ساتھ اب ملاقات کی ہے نقوی صاحب نے، تو یقیناً اس کو سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی ترقی ملے گی. اور جو ریڈ بال کھیلتے ہیں ان کے ساتھ الگ سے ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے ان کو، تاکہ فخر محسوس کریں وہ کہ ہم ریڈ بال کرکٹ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. شاہد بھائی پرفارمنس بیس کر دیں نا آپ کیا کس طرح بنائیں گے آپ؟ پرفارمنس بیس ہوتے ہیں، پرفارمنس بیس ہوتے ہیں، پرفارمنس کی بنیاد پر ترقی اور تنزلی ہوتی ہے، لیکن اکثر کوسچن مارک، ہاں سوالیہ نشان رہ جاتا ہے. سلیب سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ کرتے ہیں جی، ایک سینئر ہے اس کو اتنے ہی ملنے ہیں. نہیں ایسے نہیں، اگر سینئر ہے تو ایسے کیوں؟ سینیورٹی تو ٹھیک ہے لیکن آپ پرفارم نہیں کر رہے سینیورٹی میں. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے دور میں ایک یہ کلاز رکھی تھی اور ایک پابندی رکھی تھی کہ جو کپتان ہوگا کسی بھی فارمیٹ کا اس کو ایک کیٹیگری میں رکھیں گے. وہ ایک اچھی چیز تھی. گو کے کپتانوں کی اگر جب پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی فارمیٹ کا کپتان ہو اس کو ایک کیٹیگری ملنی چاہیے. کپتانی ایک بہت بڑا احساس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب اور توصیف بھائی. شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی ابھی ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہے، اس کے بعد دعائیں کس لیے؟ اگر تو ہم یہ میچ جیت گئے بنگلہ دیش سے تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں بھارت سے کھیلنے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ دعائیں کیوں کرنی ہیں آپ نے. بس بریک لیں، بریک کے بعد آتا ہے. ویلکم بیک جناب. اور ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کر چکے ہیں ڈمپر حادثات کے حوالے سے، ٹریفک حادثات کے حوالے سے، کتنے رولز اور پھر سیفٹی رولز بنائے گئے. ابھی صبح آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ آج کل دوبارہ سے ہمیں دن کے ٹائم ہیوی ٹریفک نظر آنے لگ گئی ہے. کراچی کی سڑکوں پہ وہ جو ایک رول بنا ہوا تھا کہ رات 11 سے صبح 6 تک، اب ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہیوی ٹریفک ہمیں دن کے ٹائم باقاعدہ نظر آتی ہے، باقاعدہ. اب ہوا کیا کہ چنیوٹ میں ہم ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. ڈمپرز ریس لگا رہے تھے ڈمپرز کی ریس. ایگزیکٹلی یہ آپ دیکھیں، اور یہ کوئی ایک دو ڈمپرز نہیں ہیں، یہ ڈمپرز کا قافلہ ہے اور یہ رانگ وے بھی جا رہے ہیں. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اتنے، اور یہ دیکھیں ساتھ سے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، بائک، چھوٹی گاڑیاں، اور یہ آلٹر گاڑیاں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ رانگ وے جا رہے ہیں اور باقاعدہ قافلے کے ساتھ ریسیں لگا رہے ہیں. نہیں تو آپ اس میں تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس گاڑی کی قیادت میں رانگ سائڈ پر ڈمپرز دوڑ رہے تھے. اور یہ فوٹیج میں بھی آئے گا سامنے، یہ باقاعدہ پولیس موبائل گزرے گی ساتھ سے، ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں. کتنی آپ دیکھیں دھول اڑاتی اڑ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ رواں سال ضلع میں 5118 ٹریفک حادثات پیش آئے، 44 افراد ہلاک ہوئے اور 6179 زخمی ہوئے. پھر بھی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. 7 سے فیملیز پہ بائک سوار اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، چنچیز گزر رہی ہیں، رکشے گزر رہے ہیں، اتنی غیر ذمہ داری، اور رانگ وے سے آ رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈمپرز کی ریس کی ضرورت، یہ کیسے الاؤ ہے قانونی طور پہ؟ یہ کیسے الاؤ ہوا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے امیر عمر چمن سے. امیر عمر، یہ بتائیں کہ یہ کیا پہلی بار ہوا ہے یا یہ یہاں کا روٹین ہے؟ کیسے الاؤ کر دیا ڈمپرز کو ریس لگانے کے لیے؟ جی صدف، اصل میٹر یہ نہیں ہے. اصل میٹر یہ ہے کہ ضلع چنیوٹ اور ضلع جو ہمارا سرگودا ہے اس کی حدود میں 12 گھنٹے کے لیے صرف ڈمپر جو ہے ان کا داخلہ اپنا بند کیا گیا اور 12 گھنٹے کے لیے چلایا گیا ہے. ضلع چنیوٹ، کیونکہ سرگودا کے علاقہ سے جو پہاڑ ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، تو پہاڑ کا جو بجر اور دیگر مختلف جو پتھر ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے. تو وہ ڈمپر جو ہیں وہ چنیوٹ، فیصل آباد، حافظ آباد اور مختلف علاقوں سے چنیوٹ کی حدود سے گزرتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ان کو جو ہے وہ چنیوٹ کی حدود سے گزرنے کی اجازت ہے. تو یہ 5:30 بجے یا 5 بجے بالکل اس طرح ریڈی کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے 6 کے اوپر سوئی، 12 کے اوپر سوئی آئی، انہوں نے فوری بھگا دینا ہے. اور یہ سلسلہ یہی ہے. یہ فیصل آباد روڈ کی ویڈیو ہے. فیصل آباد سے جب ڈمپر آ رہے ہیں تو فیصل آباد روڈ بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈمپر جو آ رہے ہیں یہ بالکل رانگ سائڈ پہ آ رہے ہیں. اس کی آگے جو گاڑی ہے وہ پولیس کی گاڑی نہیں، وہ پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی ہے جو روڈ کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنا 2004 سے 2008 کے دوران پیٹرولنگ ایک نئی پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے چالان نہیں کیا، چیک نہیں کیا رانگ سائڈ سے کیوں آ رہے ہیں. اور اب 5 بجے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، پوری عوام لگ رہا ہے چنڈیوٹ میں نکلی ہوئی ہے، 5 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈمپرز کو الاؤ. یہ ٹائم کیا تھا بائی دا وے؟
یہ 6 بجے کا ٹائم ہے، 6 بجے سے یہ صبح 6 بجے تک اس جو ہے ٹائم یہ پر تو سلسلہ چلتا ہے اس بچے طرح۔ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم تو لوگ اپنی اپنی جابس کو جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ دونوں طرف سڑک پہ مطلب رانگ وے بھی جا رہے ہیں ڈمپر، پوری دونوں طرف سے سڑک کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل، جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ چلتے ہیں تو پھر یہ بغیر دیکھ کے رانگ سائڈ پہ بھی چل رہے ہیں، اور پولیس آگے سامنے ہے۔ پولیس کے مطابق جب ہمارا اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہماری صرف اور صرف اس سال رواں سال کے اندر جو حادثہ ریسکیو کے ساتھ رابطہ، تو ان کا رواں سال کے اندر ہمارے 5118 ٹریفک حادثات ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 120 حادثات جو ہیں وہ صرف اور صرف ان ڈمپرز کی وجہ سے ہوئے۔ 44 افراد کی موت واقع ہوئی ہے ایک سال کے دوران۔ اسی طرح اگر رواں ماہ میں دیکھا جائے تو 12428 ڈمپر کے جو ہے اور ٹرکوں کے چلان ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک رات کے اندر 3-4 جو ہے وہ چکر لگانے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، تو 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی کمائی جو ہے پوری کرنی ہوتی ہے، اس میں چاہے لوگوں کی جان چلی جائے ان کو چاہے کچھ بھی روکنا پرواہ نہیں۔ ٹریفک پولیس کا کام ہے، وہاں سے موبائل پولیس، آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں چالان ہوئے، مگر ان چالان کا فائدہ کیا اگر قانون پر عمل درآمد ہی نہیں کروایا جا سکتا؟ یہ آپ کو اپنا صدر بتائیں کہ 5 سے 10 ہزار ڈمپر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ چنیوٹ کی سڑکوں کے اوپر دوڑتے ہیں۔ 5 سے 10 ہزار ڈمپر جو ہیں وہ چنیوٹ سے سرگودا اور سرگودا سے چنیوٹ کے دور سے نکلتے ہوئے نہیں فیصل تو آباد، امیر لاہور۔ یہ آپ بتا رہے ہیں فیصل آباد روڈ ہے، تو فیصل آباد روڈ پر کوئی ٹریفک پولیس کی چوکی نہیں ہے، کوئی اہلکار یہاں پر کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ پیٹرولنگ پولیس ہے، آپ کو بتایا، اور پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی اس سے آگے چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نہیں ہوتی یہاں پر؟ ٹریفک پولیس ہوتی ہے، وہ ٹریفک پولیس نے جو چلان کیے ہیں اور جو جرمانے کیے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر جو انہوں نے 2428 چلان اور جرمانے کیے ہیں، 14 کے قریب مقدمات درج کروائے، لیکن ان کا کوئی 17 کے قریب مقدمات درج کروائے، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ اسی طرح پھر روٹین چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امیر۔ اور اتنی غفلت برتی گئی، غفلت کیا، اتنی آپ بڑی سب غفلت۔ سوچیں، سب سے زیادہ مقدم انسان کی جان ہے، جتنی قیمتی انسانی جان ہے اس کو بچانے کے لیے اگر کوشش نہیں کی جا رہی، یہ رولز اینڈ سیفٹی ریگولیشنز ایک معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، ریگولیشنز قائم کرنے کے لیے، منظم بنانے کے لیے کی جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ اور جب ایگزیکٹلی اس کے اوپر عمل درآمد کون کرے گا، ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ جب تک ان کو جرمانے نہیں ہوں گے، ہیوی فائنز نہیں ہوں گے، تب تک یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر ٹریفک ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر، اس ٹائم پر لوگ اپنے دفتروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کالج اسکولز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر اس قدر اتنی بڑی غفلت آؤٹ آف کوشچن ہے، اور مطلب میری سمجھ سے بات آتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کارروائی ہو رہی ہے لیکن کس طرح کی وہ آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں چالان ہو رہا ہے۔ چلے جی، جب ہم بات کرتے ہیں یہ حالات ہیں تو پھر اب کچھ ایسی رپورٹ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ذرا سی تھم گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ لیکن پاکستان میں 4 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، یہ رپورٹ بتاتی ہے ورلڈ بینک کی، اور کنٹری ڈائریکٹر نے پریس بریفنگ دی اور اس میں یہ بتایا کہ 2021-22 میں پاکستان میں غربت کی شرح 18% تھی، پھر وہ بڑھی اور پھر وہ 25% سے اوپر چلی گئی۔ 2022-23 کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ غربت کی شرح 25% کے قریب تھی، اور پاکستان میں غربت کی شرح میں 2015 تک سالانہ 3% اور 2015 سے 2018 تک 1% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو 20 کے بعد سے غربت کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مطلب میں یہ سوچوں کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، اور ورلڈ بینک نے غربت سے متعلق یہ رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ سو وچ مینس کہ قوت خرید، پرچیزنگ پاور جو ہے عوام کی وہ تو بڑھ نہیں رہی، لیکن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب انفلیشن کانسٹنٹ ہو گئی ہے، انفلیشن میں کمی آ گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قوت خرید بھی نہیں بڑھی اور ساتھ ساتھ پاورٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے، ہم نہیں بتا رہی، یہ سٹیٹس ہیں، فیکٹس ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں شائع کیے گئے ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم معاشرے میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا اپنی آواز اٹھاتے ہیں, ان پر بات کرتے ہیں, لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے پاکستان میں جسے ہم فخر پاکستان کہتے ہیں, ایدھی صاحب, انہوں نے جو ایک طریقے سے کہتے ہیں نا لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, جو انہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی, آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کام, یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو شیلٹر فراہم کرنے کے لیے بہت سے مخیر حضرات اور ایسے ادارے بھی موجود ہیں. بالکل. اور ایدھی صاحب کا جو انیشیٹو تھا ایدھی جھولا کے نام سے, آج بھی ایدھی جھولا قائم ہے اور بہت سے بچے جو ہیں وہ ایدھی جھولے کے ذریعے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ایدھی سینٹر میں. اور ایدھی سینٹر میں ان بچوں کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے, ایسی ان کی پرورش کی جاتی ہے, ایسی نشوونما کی جاتی ہے کہ ان بچوں کو اپنے پیرنٹس کی, حقیقی پیرنٹس کی کمی محسوس نہیں ہوتی. تو ہماری رپورٹر زینب علی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. چھوٹی عمروں میں والدین کی شفقت سے محروم معصوم بچے عبدالستار ایدھی کے بنائے ہوئے اس ادارے میں پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. ان ہونہار بچوں کی عمریں 3 سے 13 سال ہے. یہ بچے عام بچوں کی طرح صبح سویرے اسکول جاتے ہیں اور شام کو واپس اپنے اسی گھر کی رونق بنتے ہیں. ماں باپ ایک زندگی کا لازمی جزو ہے, لیکن ان کی کمی ان کو محسوس ہوتی ہے. باقی یہاں پر پڑھائی بھی ہے, ان کو کھیلنے کا ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو ٹی وی کا ٹائم دیا جاتا ہے. انہی بچوں میں ایک 11 سالہ بچی ہمنا بھی ہے, جسے 2 سال کی عمر میں ایک پولیس اہلکار نے تھانے سے ایدھی ہوم کے سپرد کیا. بچی کے والدین اسے لاوارث چھوڑ گئے تھے اور آج وہ اسکول جاتی ہے اور روشن مستقبل کے خواب دیکھتی ہے. اگر میرے ماں باپ دیکھ رہے میں ان سے ملوں گی, میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی. کھیل کے میدان میں گونجتی ہنسی, پڑھائی کے کمروں میں بسی ہوئی سنجیدگی, یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ماں باپ کی محبت کا نعم البدل تو نہیں, مگر اس نفسا نفسی کے عالم میں شگفتہ ماحول کی لازوال مثال ہے. ہمنا سمیت ان سب ہنستے مسکراتے بچوں کے چہروں کے پیچھے ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو ہر سننے والے کو رلا دیں. یہ سب بچے یہاں پر بہتر مستقبل کے خواب لیے بیٹھے ہیں, جن کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرامین جاوید الطاف. اور یہ سچ ہے کہ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے یہ بڑا زبردست جو ہے وہ انیشیٹو ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ایدھی صاحب. ہم جائیں گے تھوڑی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چڑھاتے ہیں بتا ویلکم بیک جناب. آپ سے ذرا ایک میں نے بات پوچھنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے کراچی میں ٹرام میں یا پھر میٹرو بس میں سفر کیا؟ نہیں, مطلب میں نے یہاں نہیں کیا, میں نے دوسرے ملکوں میں ضرور کیا ہے, لیکن یہاں کی بس کہتے ہیں نا ہم سوچتے ہی رہ گئے, خواب دیکھتے ہی رہ گئے کہ پروجیکٹ جو ہے کب پائے تک. گرین لائن ہے وہ بڑی زبردست ہے. اچھا, بٹ یہ جو پروجیکٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, نہیں بھائی میں نے تو لاہور میں آپ دیکھیں اورنج لائن, میٹرو بس اور اس کے علاوہ ٹرام سروس بھی اب چل پڑی ہے, اس پہ بھی اب جاؤں گا تو انشاءاللہ نہ صرف لاہور, میں تو دیکھ رہی ہوں پنجاب کے دوسرے شہروں میں الیکٹرک بسیں بھی آ گئی ہیں. سرگودا الیکٹرک بس چلی گئی ہے, اس دن لانچنگ تقریب تھی. میں جب بھی بیٹھوں گا ویسے ٹرام میں آپ کو سنیپ ضرور بھیجوں گا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے کراچی والوں کے زخموں پہ نمک چھڑک ہی دیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں جی, کراچی کے جو شہری ہیں ان کے پاس جو سفری سہولیات ہیں وہ صرف اعلانات ہوتے ہیں یا کچھ بس آ جاتی ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جتنی پبلک ہے اس حساب سے نہیں ہوتی ہیں. اب بات یہ ہو رہی کہ یونیورسٹی روڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سال سے کر رہے ہیں, وہ کھنڈرات کا منظر پیش کریے. آئی ریممبر جب میں یونیورسٹی جاتی تھی تو میں مجھے اچھی لگتی تھی بھائی, وہ اتنی چوڑی سڑک اور ایسے برمانی سے وہاں پہ ٹریفک ہوتا تھا, لیکن اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو بھائی ابھی پھر تازہ ترین صورتحال جانے تھے. ویسے میں بھی کل چکر لگا کے آیا ہوں اس خاص طور پر اس سیگمنٹ کے لیے, لیکن عشرت خان ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے. عشرت بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی روڈ پر, جہاں سال 2022 میں بڑے ہی دعووں کے ساتھ BRT منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سال 2025 میں یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا. لیکن اب تو سال 2025 بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے, لیکن اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے, آئیے چل کر معلوم کرتے ہیں. BRT ریڈ لائن منصوبہ کراچی والوں کے لیے روشنی کی کرن, ایک آسان سفر کا خواب وقت
वक्त बचेगा, थकन कम होगी। मगर आज ये ख्वाब हकीकत की चक्की में पिसकर एक अजियत और दर्दनाक हकीकत बन चुका है। बीआरटी मंसूबे से आवाम को बहुत तकलीफ है, मिट्टी उड़ती है, धुआं होता है, आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। हर जगह पूरा कराची खोद के रखा हुआ है, काम कोई नहीं हो रहा है। एक मंसूबा तो पूरा कर लो, फिर दूसरा शुरू करो। अरबों का मंसूबा, लेकिन आवाम को मिला क्या? धूप में सुलगता इंतजार, ट्रैफिक जाम, शोर शराबा, गंदगी, गड्ढे, टूटी सड़कें, बहता पानी और टूटते हौसले कराची वालों का मुकद्दर बन गए। सफूरा, नीपा चरंगी और सिविक सेंटर जाने वाले आवाम के लिए ये इम्तिहान बना हुआ है। आवाम कितना ज़हनी टेंशन में, उनको पता कितनी रश है। अभी आते हुए मुझे सिर्फ वहाँ मोड़ से आते हुए आधा घंटा लगाया। 5 मिनट का जो गाड़ी है वो चल रहा है, उसको आधा घंटा लग रहा है। बहुत तकलीफ है। हम सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारा तकलीफ दूर करो। ये मंसूबा कराची के बासियों की आसानी के लिए था, लेकिन मुकम्मल ना हो सका। चलें जी, बीआरटी रेड लाइन मंसूबे पर आटे में नमक के बराबर तो काम हो चुका है, जिनमें चंद मकामात पर बुनियादी फर्श और ढांचे बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी एक तवील रूट तामीरात का मुंतजिर है। बीआरटी रेड लाइन मंसूबा वादों की वो कहानी है जो उम्मीद की डोर पर बंधी हुई है। बीआरटी मंसूबा जो कराची वालों को दिखाया गया था एक हसीन ख्वाब, अब सवालिया निशान बनता जा रहा है। आवाम का अब सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच जाएगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। हाय, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन ये मंजर देख के दुख होता है कि भाई ये कब मुकम्मल होना है। मुख्तलिफ तारीखें आती गई हैं। आई रिमेंबर शायद इसे 2025 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी शक्ल देख के, आसार देख के हमें कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन सदफ, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कराची का रेड लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए तारीख यानी तारीखें देने वाला मंसूबा बन गया। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 2022 से मंसूबे की तकमील के लिए तारीखें देते आ रहे हैं। मुख्तलिफ तारीखें देते हैं। अच्छा, सुन लेते ना उन्हीं की ज़बानी की वो क्या कह रहे हैं। हमारा टाइम पीरियड है कि 2 साल मजीद लगेंगे, और 2 साल में ये जब पाए तकमील तक पहुंच जाएगा तो जो अभी आवाम को तकलीफ हो रही है वो बाद में आवाम को वो आइंदा नस्लों के लिए सहूलत सामने आएगी। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है। रेड लाइन के इस मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। पैसे उसके मौजूद हैं। गवर्नमेंट संजीदा है। मुझे दुख है, अफसोस है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है। वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज करते हैं रोड, उनको तकलीफ है, उसके लिए हम माजरत हुआ है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे। ये बात मैं वजीर ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, ये बात मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, और ये बात मैं ट्रांस कराची के जो चेयरमैन है उनको भी कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और सारा क्रिटिसिज्म हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आता है, हमारी हुकूमत के ऊपर आता है। शर्मिंदगी होती है उस पर। देखिए, मेरी उस कंपनी से बात होती रहती है, मैं इंगेज करता हूँ उनके साथ। मुझे उन्होंने बताया मज़ीद 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचने में। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइम लाइन है, जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। मुझे नहीं पता ये 2 साल का टाइम जो है वो कितना तवील होता है। शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट। ज़ाहिर है बहुत रेलिवेंट है सारे इशू पर। थैंक यू सो मच शर्जील साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि 2022 में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब 24 में से कंप्लीट हो जाना था। मेयर साहब फरमा रहे हैं 2023 में कि पैसे मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से 25 में मेयर साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम शर्मिंदा हैं और मुझे लगता है 2 साल में अभी इसे मजीद टाइम लगेगा। तो सर, ये 2 साल का क्या मतलब है सिंध गवर्नमेंट के नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। आपने जो भी पैकेज दिखाया है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी, मैं उस पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कोई निटी ग्रिटीज होती हैं, इश्यूज होते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता कि आपका ब्रेक ना आ जाए, लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आप सुन सकें कि हम आपको मुकम्मल टाइम देंगे, इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेक भी आ जाएगा तो हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर हेडलाइन। नहीं, आप ब्रेक को फिलहाल ब्रेक कर दीजिएगा, पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। हाँ जी, अच्छा, अब इशू ये है कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और ये बहुत लंबी मेरा भी ये था कि मैं किसी ऑफिशियली
प्लेट फॉर्म पर इसको सुनाऊं, लेकिन अब जरा आपका टीवी चैनल ने पहले रब्ता किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उसके सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, और ये इसमें फॉरेन बैंक भी शामिल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, बहुत सारे इसमें क्लाइमेट के इदारे भी शामिल हैं। एक एग्रीमेंट ये था सबसे पहले कि जी ये प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कंप्लीट राइट ऑफ वे नहीं दिया जाता। कंप्लीट राइट ऑफ वे का मकसद है कि जी सारी यूटिलिटीज खत्म हो जाए और सारी चीजें ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पे राइट ऑफ वे वाली चीजें इतनी कारआमद नहीं होती, क्योंकि ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये कोई आइसोलेशन वाला इलाका नहीं है, ये थिकली पॉपुलेटेड शहर है, कराची के का दिल है, कराची का हार्ट है, इसमें जहाँ पे पूरी आपकी एक्टिविटीज हो रही हो, यूनिवर्सिटीज हो रही हो, आपके मेन हब है, वहाँ पे आप यूटिलिटीज को इतना जल्दी मूव नहीं कर सकता। यूटिलिटीज के को जहाँ से मूव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, सूबाई गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इशूज थे। अब उन इशूज में ज़रा के इलेक्ट्रिक अलग थी, वाटर बोर्ड अलग थी, इसी तरीके से जो हमारे PTCL है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, बहुत सारे इदारों की जो है वो लाइनें थी जिनको हमें यूटिलिटीज को यहाँ से ट्रांसफर करना था। फिर हमारे डेपोज की पोजीशन का इशू था। डेपोज जो कि हमारे थे उनमें उनकी पोजीशन हमें बहुत लेट मिली, मतलब कुछ की पोजीशन हमें रिसेंट 1-2 महीने पहले मिली है। तो मैं अगर 2022 की बात करूँ तो डेपोज बनने उसकी पोजीशन अभी मिली। तो इसके बीच में सिविल एविएशन का था, सिविल एविएशन वालों ने हमें बहुत ज्यादा माजरत के साथ तंग किया और वो पोजीशन उनके बड़े इशूज चल रहे थे। फिर हमने सिविल एविएशन से हमने बातचीत की और मसले बन गया। फिर अब मैं आपको बताऊँ मुझे काम शुरू हो गया। इस बीच में आपको पता है कि एक अचानक पाकिस्तान में डॉलर का रेट डबल जंप कर गया और जो डॉलर 180 रुपए का था, 170 रुपए का था, वो डॉलर आपका 285 रुपए तक पहुंच गया। फिर आपके स्टील के रेट डबल हो गए, आपके जो है सीमेंट के जितने भी कॉन्क्रीट जितने भी एग्रीगेट्स निकलते हैं सबके रेट्स जो है वो डबल ट्रिपल पे चले गया। अच्छा। तो उस वक्त मैं आपको एक चीज फैक्चुअल बता रहा हूँ, ज्यादा पैसे गवर्नमेंट ऑफ उनके पास ये लोन पे एक प्रोजेक्ट बनना है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे मौजूद थे, लेकिन अगर सरिया जो 1 लाख रुपए वाला वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जी आप पुराने रेट्स पे काम करें, उन्होंने कहा जी कि हमें परमिशन नहीं मिली है हमें इन जगहों की, और हमें जो है वो आपने हैंडओवर चीजें नहीं की है, हमारे राइट ऑफ वे नहीं मिला है, हमें आपने वो सारी सहूलतें जो हमें जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें चीजें मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मैंने कहा कि इसमें डेपोज के इशूज भी थे, डेफिनेटली मैंने कहा कि इसमें बाकी जो यूटिलिटी ट्रांसफर होनी थी वो भी इशूज थे। तो उस वजह से और उसके बाद जो अचानक जंप आया, तो उसमें सिर्फ ये नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे सबने सफर किया है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने नहीं किया है। उसके बाद फिर NH ने जो ज्यादातर रेट्स यहाँ चलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NH वाले जो एक रेट्स फिक्स करते हैं, NH ने भी अपने रेट्स रिवाइज किए। NH ने जब अपने रेट रिवाइज की तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हुए और डिस्प्यूट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये कहा कि जी अब हम ये काम जितने पैसों में हमें मिला उतने में नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दूसरी प्राइस दी, उस पर हमने हमारी आर्बिट्रेशन हुई, डिस्प्यूट्स हुए। फिर एक एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें डिस्प्यूट बोर्ड बना हुआ है। अच्छा। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले दिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें एतराज़ात थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के फेवर में मतलब वो थे फैसले। अब मैं आपको पूरा ये लंबी कोई 1 घंटे की कहानी है। साहब हम अगर बहुत फैला देंगे तो फिर हमें भी और नाज़रीन को थोड़ा समझने मुश्किल होगी। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आपने 2-3 चीजें मेंशन की, राइट ऑफ वे मेंशन की, आपने यूटिलिटीज के जो इदारे हैं उनका जो इश्यूज हैं वो मेंशन किए, फिर आपने कहा जी कि डॉलर जो है वो ऊपर चला गया तो उसकी वजह से जाहिर है कॉस्ट बढ़ गई। मैं चाहती हूँ कि इन इशू पर हम थोड़ा डिटेल बात करें। अगर आप हमें 2 मिनट का वक्फे की इजाजत दें क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, हेडलाइन ब्रेक, फिर हम आपसे कंटिन्यू करेंगे और तफसील से आपसे इस पे बात करेंगे। नहीं, मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा कि 10 बजे एक मीटिंग में मुझे पहुंचना है। सर आपके 5 मिनट चाहिए होंगे। आई थिंक हम इसको अच्छी तरह समअप कर लेंगे ताकि जो ब्रेक लगा दें। आप ब्रेक को ब्रेक लगा दें, मेरी बात सुन लें पहले, ब्रेक बाद में ले लीजिएगा। चलें प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी मेरी रिक्वेस्ट जी। तो मैंने आपको बताया कि जी उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को आउट ऑफ दी वे, मैं आपको जितनी आपको खबर बता रहा हूँ ये आपके चैनल में सारी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये से पहले कभी बात नहीं हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो उनको डिस्प्यूट बोर्ड ने उनके फेवर में फैसले दिए या उन्होंने उनके कुछ पैसे काट के फैसले किए कि इनको इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे करे, अब हम उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको नक्शे बताऊँ कि पब्लिक के लिए क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बड़ा है, इसमें डेपोज बनने हैं, इसमें
स्टेशंस बनने हैं, सब चीजें बननी। पब्लिक के लिए कि हमारी कोशिश ये है जो इस पब्लिक को यूनिवर्सिटी रोड पे और जिना एवेन्यू में जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर में शायद अर्ली बोले लेकिन जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हम पब्लिक के लिए यह सब खोल दें। अब एक और कमिटमेंट हो गई जो आपने कहा है कि आप दिसंबर नहीं, से आप अल्लाह ने चाहा नहीं मेरी बात नहीं। और देखिए ये जो आप इशू बता रहे हैं ना शर्जील साहब, ये हर प्रोजेक्ट में आते होंगे। डॉलर के रेट सिर्फ सिंध के लिए नहीं बढ़े, पूरे मुल्क के लिए बढ़े, वहां पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम अगर पंजाब की बात करें जो टाइम पर मुकम्मल हुए, चले टाइम से 2 महीने ऊपर चले गए होंगे। डेडलाइन का ख्याल ही इसलिए रखा जाता है, मैक्सिमम टाइम इसलिए दिया जाता है कि जाहिर है उस विद इन द टाइम पीरियड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर अवाम को कितनी मुश्किलात हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। इसका जवाब दे दूँ आपको। अब इसी प्रोजेक्ट में, अब इसको आप प्रोजेक्ट की बदकिस्मती कह दें कि वाटर बोर्ड की भी मैं कहूंगा कि वाटर बोर्ड की एक नाअहली आ गई कि वाटर बोर्ड ने यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी जो कि K4 की है। अब K4 की जो ऑगमेंटेशन है उसमें इसमें यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की एक 96 इंच की वाटर पाइपलाइन बिछनी थी। उन्होंने जो जनवरी में टेंडर जो की वाटर बोर्ड ने उसमें उन्होंने ये इशू है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे हेडलाइन की तरफ जाना होगा शर्जील साहब, और आई विश के हम इसको 10 बजे कंटिन्यू कर सके बिकॉज आवाम का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और आपने सुना होगा कि लोग पब्लिक क्या कह रही है। आपने अब टाइम दिया है एक बार फिर से 2025 का दिसंबर या फिर आप कह रहे हैं जैन और फेब 2026। सो आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मुकम्मल हो जाएगा? मैंने कभी नहीं कहा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है और जो यहाँ पे जिना एवेन्यू रोड पे जो सब तकलीफ आ रही है वो आपको रिजॉल्व हम करके दे देंगे इंशाल्लाह जनवरी तक। मतलब पब्लिक के लिए ये रोड्स खुल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि एक और अब उसमें बैड लक करूंगे क्या करूंगे। अब लेट्स सपोज अभी मैं इसको हम रोड बना ले और फिर हम उसको खोदने पड़े, क्योंकि K4 जो आपको कराची का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 2.5 किलोमीटर से ज्यादा उसकी एक लाइन 96 इंच की सड़क के बीच में बिछनी है। मुझे पता है तो क्या वो अक्लमंद होगी कि मैं रोड बना दूं फिर दोबारा उसको खोदूं जिस तरह बाकी जगहों पे ऐसा होता रहा है। तो हमें टेक्निकल इश्यूज हैं कि कहते हैं इश्यूज के पीछे लगे हुए तो वो है। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा कि हमारी कोशिश है कि जनवरी की एंड तक या फरवरी तक हम ये सड़कें खोल दें, अच्छी इसकी कारपेटिंग हो जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जहाँ तक BRT की बात या उसकी, क्योंकि हमें डेपोज बहुत लेट हमें पोजीशंस हुई है तो उस डेपोज में अब काम शुरू होगा। उस डेपोज में मतलब ये प्रोजेक्ट 2 साल की जरूरत डेफिनेटली जाएगा। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पब्लिक को तकलीफ है वो पब्लिक की तकलीफ हम इस वक्त जो है वो अगले 4-5 महीने में हम पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह यूटिलिटीज की ट्रांसफर है, शिफ्टिंग है और ये बाकी ये जो K4 वालों का जो वाटर बोर्ड में लाइन डालनी है उसकी ज्यादा हम थोड़े स्टक हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी पूरी कोशिश होगी हम इसको। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कहीं पे भी मतलब कोताही नहीं है। बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आपको बता रहा 9 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट में एक ईंट भी इस प्रोजेक्ट, ये हालांकि रोड खुदा हुआ था, एक ईंट प्रोजेक्ट में नहीं लगी। प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हो रहा था, ना उस वक्त मीडिया ने उठाया ना किसी और ने उठाया। उस वक्त 9 महीने हम क्यों खामोश बैठे हुए थे? अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट की ये नाअहली तरीन थी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो चलता हुआ गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए आई होगी? लेकिन उससे ज्यादा टाइम तो आपकी गवर्नमेंट को 9 महीने उससे ज्यादा टाइम आपकी गवर्नमेंट को हो गया। शर्जील साहब मुझे जरा कॉस्ट बता दीजिए, इनिशियल क्या थी और अब आपने कहा है क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई तो अब क्या कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की? देखिए अभी तक तो इसका एक थर्ड कॉम्पोनेंट है, अभी तो उसके टेंडर्स होने हैं। अभी इसका एक बायोगैस प्लांट बनना है, उसके टेंडर्स होने में अभी तो आपको कॉस्ट दे भी नहीं सकता। मुझ समय किसी के पास में कॉस्ट नहीं, क्योंकि जब वो आपके वो कंपोनेंट्स के टेंडर्स होंगे तब उस वक्त रेट आएंगे कि कौन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छा शर्जील साहब, आपने अब मतलब अभी हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि दिसंबर 2025 या फिर हद जनवरी 2026 तक जो साइड की रोड्स हैं वो एटलीस्ट बन जाएंगी ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, फ्लो बेहतर हो जाए। तलबा को वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, वफाकी यूनिवर्सिटी के सामने गटर उबल रहे हैं। मुझे एहसास है, मुझे ये एहसास है कि वैसे हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में बेहतरी आ रही है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें बदनामी का सामना भी करना पड़ा है, हमें तकलीफ दिख रही है, लेकिन मुझे ये भी बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर रेट्स बढ़े तो हमारा कसूर नहीं था। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट 9 महीने तक इसमें कोई काम नहीं होने दिया तो मेरा कसूर नहीं है। अगर हमें
जो हमारे डेपोज और हमें सिविल एविएशन के इशूज आ रहे थे, उसमें हमारा कसूर नहीं था कि हमें डेपोज की पोजीशन नहीं मिल रही थी। अगर इसी में अब K4 की ऑगमेंटेशन आ रही है, 2.7 किलोमीटर का 96 इंच का पाइप इस रोड के बिल्कुल सेंटर से गुजरना है, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो हमारी कोशिश पूरी नेक नीति के साथ है। देखिए जी, क्या इसमें चीज हो सकती है, जब पैसे आपके पास पड़े हों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले दिए गए हों, ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2021 में दिए गए थे, मेरे पास मिनिस्ट्री आई है 2022 में, तो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले दिए गए हों, सारी चीजें हुई हों, उसके बाद अगर आप काम ना कर सको तो ज़ाहिर तो शर्जील साहब, इन इदारों को जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो जिन से इश्यूज हैं, यूटिलिटीज इदारे हैं, उनको बिठाना एक टेबल पर और मसाइल डिस्कस करना, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। बिठाया है, हमने बिठाया, बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक है, मैंने बिठाया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बिठाया। अब के इलेक्ट्रिक वाले वहाँ के फरमाते हैं कि जी हमें जो ये यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, उसके लिए जो हमें वायर चाहिए, जो सामान चाहिए, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हमने इस तरह के एक्सक्यूजेस भी सुने हैं। मतलब हमने कमिश्नर साहब को अलग डिप्लॉय किया हुआ कि जी आप इनके साथ डे टू डे बेसिस पे करें। हमारे सीओ ट्रांसफर की उनकी अलग जिम्मेदारी लगे, एक दिन तक। मतलब मैं आपको कल भी सुबह को 9 बजे से लेके रात को, इस बीच में से हमने कैबिनेट का ब्रेक किया, रात तक बैठ कर हम इसी रेड लाइन BIT में मीटिंग करते रहे, डे टू डे बेसिस पे। आज भी हमारी मीटिंग्स हैं। मतलब ये नहीं, मतलब अब हर चीज की तशरीह नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं है कि हुकूमत खामोशी से बैठी है, हुकूमत एहसास नहीं। मैंने कहा कि जब आपके पास पैसे हैं, आपने काम आज भी करना है, कल भी करना है, तो आखिर क्या वजह हो सकती है काम की डिले हो? डिले में टेक्निकल इशूज है ना। अब मैं जो सबसे बड़ी बात है जो अब आपने नोट करने की, वो सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रोजेक्ट में 2 रस्ते ना, या तो हम बिल्कुल आंख बंद करके जो डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले किए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज वो दे दें कॉन्ट्रैक्टर्स को, या उसके जो हम पर बाइंडिंग है डिस्प्यूट बोर्ड पे, हम सरकार के पैसे बचाने के लिए उसमें भी चंद बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन के जरिए। तो हम, और उसको फिर हमें उसको कैबिनेट में लेके जाना पड़ेगा। हम इसको, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से और नेक नीति के साथ, और सरकार का और हुकूमत सिंध का एक पैसा बचा के उसको चलाने में हम लोगों की पूरी दिन रात कोशिश रहेगी, ये कि हम उसको इस प्रोजेक्ट को एक आइडल प्रोजेक्ट बनाएं। स्टिल कोई टाइम लाइन देना चाहेंगे शर्जील साहब प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की? देखिए 2 बात है ना, प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊं कि 2 साल मजीद लग सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अब डेपोज बनने, अब आपके बायोगैस प्लांट बनने, ठीक है। डेपोज की पोजीशन हमें, मैंने आपको फिर मैं 3-4 दफा रिपीट कर रहा हूँ, हमें बहुत लेट मिली है, इसमें हमारे इशूज चलते रहे, हमें लेट वो मिली है। इसी तरह सिविल एविएशन के भी इशूज हमारे लिए बहुत लंबे चलते रहे, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम होते रहे। अब जो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक की जो सब तकलीफ है, वो हम आपको इंशाल्लाह अगले 4 महीने में या 5 महीने में आपको 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन ना हुई। अभी भी अगर हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डायलॉग ना करते और बात लिटिगेशन में होती, तो ये काम अभी भी बहुत लंबा। प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होगा शर्जील साहब? मुकम्मल मैंने कहा आपको 2 साल लगेंगे डेफिनेटली। अभी ये प्रोजेक्ट अगेन 2 साल डिले, आगे 2 साल लगे, लेकिन ये सड़क खुल जाएगी। अब आप ये ब्रेकिंग नहीं बनाएगा और मजीद 2 साल ये रिकॉर्ड पे आ गया शर्जील साहब, अब तो 2 साल मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक की सब तकलीफ है ना, वो इंशाल्लाह अगले 4-5 महीने में मैं खत्म कर दूंगा। और ये खुशाइंद बात है कि सर आपको पब्लिक की तकलीफ का अंदाजा है और इस चीज़ को संजीदगी से लिया जा रहा है। सर ज़रा ये बता दें कि अब इस मंसूबे की तकमील में कौन से इदारे हैं जो मेजरली ऑब्स्टेकल नज़र आ रहे हैं आपको? वो वाटर बोर्ड का इदारा है, वो सुई सदर्न गैस है, वो PTCL है, वो कौन से इदारे हैं? देखिए, मैं वैसे किसी का नाम लूँ, किसी का नाम ना लूँ, मना तो बिल्कुल है, लेकिन मतलब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि हर चीज में जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यही हम एक येलो लाइन BIT का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें एक ब्रिज बन रही है। ब्रिज हम अपने टाइम पे कंप्लीट करें, मेरे ख्याल इसी हफ्ते ब्रिज रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पे भी काम करें, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे, लेकिन अब मुझे पता है जब मैं एट ग्रिड काम शुरू करूंगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे इसके यूटिलिटीज के शिफ्टिंग के। तो यूटिलिटीज शिफ्टिंग के इशूज जो है वो बहुत सीरियस इशूज है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक सबसे बड़े में बड़ा हमारे पास आजाद के इलेक्ट्रिक नाजिल होना हुआ है। के इलेक्ट्रिक को आप जो काम बोले, अब ये अगर के इलेक्ट्रिक चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में बोले कि हमने उसके पैसे भी दे दिए, बिलियंस ऑफ रुपीज सिर्फ हम लोग यूटिलिटी शिफ्टिंग पे उनको हम देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास तार नहीं है, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। आप इतना बड़ा इदारा खोल के बैठे तो आप अपनी चीजें ठीक करें ना बैठकर। तो वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनके चैलेंजेस है। तो इसी तरीके से कभी सुई सदर्न गैस से कोई इशूज आ जाते हैं, और हर इदारा जो है अगर उनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग में तो इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। चलिए जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको एक खबर देते हैं। कराची के इलाके लांढी में एक दिल खराश वाकया पेश आया और उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। 6 रोज से लापता बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। अब आप देखें कि 7 साल के साद की लाश
कचरा कुंडी से मिली और पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद भी मिले और पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और दोनों मोहल्लेदार हैं। तो जब हम आपसे बात कहते हैं कि अपने बच्चों को खुदारा अपनी सुपरविजन के बगैर मोहल्ले में ना निकलने दें, अगर आपके मोहल्ले में आप देखते हैं कोई नया चेहरा है, कोई इस तरह का कोई शेडी शख्स आपके मोहल्ले में है, आप उसको फौरन रिपोर्ट करें, ना भेजें बच्चों को चीज़ लेने के लिए, फल लेने के लिए, शरबत फरोश के पास। इस तरह के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। डीएसपी लाडी फायजा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ भी किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह के वाक़यात कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और उस पर यह है कि देखते हैं तो हम वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही वो ऐसे किरदार पाए जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये बच्चा 6 रोज़ से लापता था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, ढूंढने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, लेकिन ये अफसोसनाक सिचुएशन बहुत अफसोसनाक। तो जनाब बात करते हैं हमारे साथ डीएसपी लांढी डॉक्टर फायजा सोडर मौजूद है। बहुत शुक्रिया फायजा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। किस तरीके से मुल्जिमान की पकड़ की गई, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, फिर उन्होंने एतराफ़ भी किया, बच्चे की शिनाख्त कैसे हुई, कैसे पता चला बच्चा उस कचरा कुंडी में मौजूद था, अब डीएनए किया जा रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या क्या कैसे पता चला आपको? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लांडी में पेश आया है। 18 तारीख को ये मासूम बच्चा साहब जो है लापता हुआ था एंड देन 22 को इसकी लाश बरामद हुई है कचरा कुंडी से। जब उसकी लाश बरामद हुई तो इस तरह हुई कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और कुछ स्मेल लोगों को आई वहाँ से, और फिर मोहल्ले वालों ने वहाँ पे कुछ सर्च किया तो फिर फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फौरी तौर पे जब वहाँ पहुँची और देखा कि एक बच्चा है तो फिर क्योंकि हमारे पास पहले ही इस बच्चे की गुमशुदगी की FIR लॉन्च हो चुकी थी और सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हमारी टीम की जारी थी, तो उसके बाद पेरेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कराया गया बच्चे को और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराई गई जिसमें ये शवाहिद आए कि उसके साथ बदफेली का अमल हुआ है और फिर उसको किसी हैवी चीज़ सर पे मारने से उसकी डेथ हुई है। एंड देन इंटेलिजेंस बेस्ड हमने काम किया इलाके में, क्योंकि वो मोहल्ले के लोग ही थे, तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से हमने उन बंदों को आइडेंटिफाई किया। तो उनकी क्या डिटेल है, कौन है ये, कहाँ रहते हैं, कितना दूर थे, जानते थे इस बच्चे को, क्या बताया जाता है? जी बिल्कुल, ये 2 बंदे हैं, एक 45 ईयर्स ओल्ड है और दूसरा 18 साल का है, और एक सुहेल नामी शख्स है और दूसरा मोहम्मद हसन। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? ये दोनों 2-3 गलियां छोड़ के उसी मोहल्ले में रहते हैं जिसमें ये मासूम बच्चा सहद रहता था, उसके ही नेबर्स हैं। ये एक बिरयानी की दुकान पे काम करता है और दूसरा बाड़े के ऊपर मजदूरी का काम करता है। 2 अलग-अलग शख्स हैं, पर दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों सहद को भी जानते हैं। सहद को जब उन्होंने 18 तारीख को 5:30 बजे के करीब किसी गली में, वो खाला के घर घूमने गया था और खाला के घर की गली के बाहर वो मौजूद था बच्चा, तो वहाँ से उसको कोई चीज़ दिलाने के लिए किसी बहाने से वो लेके गए टूवर्ड्स दैट बाड़ा, और वहाँ पे उसके साथ ये सारा अमल हुआ एंड वहीं पे उस बच्चे का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हुआ। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी एड्रेस करें, जितने लोग इस वक्त बाखबर सवेरा देख रहे हैं, आप सबको ये चीज़ एड्रेस करें कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुल्ज़िमान को नफ्सियाती कहा जाता है, सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स कहा जाता है। आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस इशू कि ये नफ्सियाती लोग नहीं होते, ये अपने घरों में ठीक होते हैं, इनको अपने माँ बहन बेटी बच्चे की पहचान होती है, ये दूसरों के लिए इस तरह के अमल करते हैं, दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, इनको हम नफ्सियाती नहीं कह सकते। बिल्कुल, आई एंडोर्स दैट थिंग, क्योंकि जब मैंने इन दोनों की इंट्रोगेशन खुद की और इनसे पूछा तो मुझे तो कहीं से भी वो नफ्सियाती नहीं लगे। वन ऑफ बोथ ऑफ देम वाज मैरिड, और जो है उसके खुद के बच्चे हैं, 2 उसकी बेटियां हैं, एक उसका बच्चा है, दूसरा तो 18 साल का है, यंग लड़का है, और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है नॉर्मल, और बिरयानी की दुकान पे काम कर रहा है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खिला रहा है। टू अबडक्ट द चाइल्ड, जी क्या किया इन दोनों ने? दे प्लांट the person who is 18 years old, मोहम्मद हसन, he informed सुहेल जो 45 years old है कि एक बच्चा है जिसको मैं ले आया हूँ यहाँ पे और लेट्स डू दिस। तो दोनों ने प्लानिंग करके उस बच्चे के साथ ये किया। और अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जब ज़्यादा इंटेरोगेशन की जी, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी इनकी, या फिर ये
इनका रिकॉर्ड है, इनकी हिस्ट्री? अभी तक जो हमारी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक उनके दूसरे इंसिडेंट्स इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं, बट हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें और इस तरह की चीज़ें, ताकि पता चले कि पहले भी किसी बच्चों के साथ इस तरह करते आए हैं, क्योंकि द वे दे हैव डन दिस थिंग, जिस तरह से उन्होंने किया है बहुत ही जालमाना तरीके से, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये पीछे ये काम और भी आप इन्हें क्या कैटेगराइज करेंगे? साइम ने जो सवाल रेज किया था कि कुछ लोग इन्हें नफ्सियाती कह देते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं मुआशरे में नार्सिसिस्ट भी, साइकोपैथ भी, सोशियोपैथ भी, हम कैसे कैटेगराइज करें? और फिर बताएं क्या कि इन जैसे लोगों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, इनसे बचना कैसे है? मैं तो समझती हूँ कि ये साइको पे दोनों तो नहीं थे, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे और उन्होंने बाय चॉइस ये क्राइम किया है। एक तो अपने बच्चे भी थे, बिल्कुल, और एक नॉर्मल लाइफ अपने बच्चों बीवी के साथ वो गुजार रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनकी सज़ाएं इस तरह की होनी चाहिए और इतनी इसकी मिसाल बननी चाहिए कि कल को इनकी तरह कोई और इस तरह का अटैम्प्ट करे तो उनके सामने एक मिसाल मौजूद हो। तो सुहेल और मोहम्मद हसन जो हमने अरेस्ट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि डीएनए टेस्टिंग एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन के मरहल हैं, मेजर्स हैं, जो हमें कोर्ट में इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए काम आएंगे, वो सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं और वो स्टेप्स लेते हुए हम इनको सख्त सज़ा जो ये डिज़र्व करते हैं, मर्डर की भी और ज़्यादती की जो बच्चे के साथ उन्होंने की है, वो उनको दिलवाएंगे। बट तो उसके अलावा भी डबल चीज़ हो गई ना, क्राइम, क्योंकि मर्डर भी किया है। उमूमन इन केसेस में हम देखते हैं मर्डर कम होता है, लेकिन ये आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ तक नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल, मैंने ये जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि क्योंकि वो मोहल्ले का था और उनके साथ जो बदफेली इन दोनों ने मिलके की थी वो सबको बता देता मोहल्ले में अपने पेरेंट्स को, तो फिर इस वजह से दे वांटेड कि हम इसको जो है बिल्कुल। बट वन मोर थिंग फायजा, आई वांट यू टू एड्रेस हियर, आपने भी पेरेंट्स का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि आप एड्रेस यहाँ पर ये भी करें कि वालिदैन के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, फैमिली के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को क्यों सुपरवाइज करना है, अपने बच्चों को नहीं निकलने देना, मोहल्ले में नहीं निकलने देना, और इस चीज़ को लाइट नहीं लेना कि बच्चा 1-2 घंटे के लिए अगर गायब हुआ है तो आ जाएगा वापस, यहाँ फलां दुकान पे होगा, फलां दुकान पे होगा। बच्चे को सरपरस्ती के बगैर मत घर से बाहर निकालें। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सारे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ पहला केस नहीं है, काफ़ी ऐसे इस तरह के केसेस कराची में और पूरे पाकिस्तान में और भी हम देख रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को अनसुपरवाइज ना छोड़ें, किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ ना छोड़ें। इवन जो हमारे घर में मुलाजिम होते हैं या उनको लुक आफ्टर करने वाले लोग होते हैं आसपास, उनकी सुपरविज़न भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल बाहर जाना बच्चों का अनसुपरवाइज्ड, वो किसी की स्ट्रेंजर्स के हाथ लग जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल खुद से जा रहे होते हैं, बहन भाई, या अक्सर वैन में जा रहे होते हैं, तो वैन वाले जो हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। स्कूल वालों को चाहिए कि मेक श्योर करें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इन चीज़ों को बड़ा जी। हमारे पास तो पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं। अच्छा। चाहे वो टेनेंट रजिस्ट्रेशन हो जो किराएदार की हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वेरिफिकेशन हो, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। पीपल इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप जिसको भी कहीं पे भी एम्प्लॉय करते हैं, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे अपने घर के अंदर, या किसी को कोई मुलाजिम रखते हैं घर में, तो उनकी वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से ज़रूर करवाएं ताकि पता चले कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे, और उसके बाद ही उनको किसी जगह पे आप एम्प्लॉय करें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी केस के हवाले से कि साद को बताइएगा फायजा कि अबडक्ट किया गया, उसको अगवा किया गया था या उसको बहला फुसला के बातों में लगा के फिर ही अपने साथ लेकर गए? नहीं, इट वाज नॉट अबडक्शन जी। उनको जानते थे। जो 18 साल का दूसरा लड़का है मुलजिम, वो इसके साथ गली मोहल्ले में खेलता भी होता था, तो क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बहुत साथ का ट्रस्ट था तो उसको बहला फुसला के लेके गए हैं कि आपको ये दिला देंगे या वो दिला देंगे, एंड देन दे दोनों ने प्लान करके उसको। और इस केस में अलार्मिंग चीज़ ये, यूजुअली जैसे ज़ैनब वाला केस था वो अकेला रहता था वो बंदा, यहाँ पे ये फैमिली के साथ रहते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी, अब आप कैसे गेस करें कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फायज साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और हमें तमाम तरह अपडेट्स से आगाह किया। और आप ये देखिए, इन लोगों को कतन हम नफ्सियाती नहीं कह सकते। अब ये साद वाले केस में 45 ईयर्स ओल्ड बंदा, अपने भी उसके बच्चे हैं,
اپنے بچوں کی پہچان ہوتی ہے ان کو, اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے, دوسرے کی اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی, دوسرے کی اولاد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں. منظم طریقے سے اس بچے کا ٹرسٹ جیتنے کے بعد, اس سے دوستی کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ یہ مسموم حرکت کی ہے. تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. چلے جی, اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یو این اسمبلی کا جو کل اجلاس ہوا ہے, بڑا ہی امپورٹنٹ اجلاس, اور ظاہر ہے ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے 195 یا 200 ملک آپ کہہ لیں, ان میں سے تقریباً 80% ملک ایسے ہیں, 150 سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے جنہوں نے فلسطین کو ایز اے کنٹری, ایز اے ریاست تسلیم کر لیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہر بار جو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے جو ملک, وہ ہے امریکہ. اور کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلسطین کو انہوں نے تسلیم کرنے کے حوالے سے بیان جو دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کے لیے آپ انعام دے رہے ہیں انہیں, اور فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. سو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے, کہتے تو وہ یہ ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے غزہ میں, لیکن روکنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے بھارت پر ایک بار پھر تنقید کی. انہوں نے یوکرین جو وار ہے اس کا ذمہ دار رشیا اور بھارت دونوں کو, اور چائنا کو بھی اس میں شامل کیا. بالکل جی, اور اس میں یہ بات بھی انہوں نے واضح طور پر کی, اور یہ بات متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت کا کیا رول ہے وہاں پر, کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے اور وہاں پر ان کو آئل پرووائڈ کرے, ان کو فیول پرووائڈ کرے. انڈیا از ایکچولی فیولنگ دا رشیا یوکرین وار. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر نے میئر لندن پر سنگین الزام لگایا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اب لندن نہیں جانا چاہتا, وہاں کا میئر ٹھیک نہیں ہے, ہمارے شہروں میں شریعت نافذ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو انہوں نے مزید کیا کہا, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. Also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? اور اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر دونوں سربراہان کی ملاقات ہوئی. بڑی خوشگوار, اگر ہم اسے کہیں تو غلط نہ ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بھی یہاں پر بالکل جی, اور بڑا پازیٹیو باڈی لینگویج تھا, پازیٹیو جیسز ایکسچینج ہو رہے تھے. سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تمام تر صورتحال پر ان سے بات کرتے ہیں. صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا, ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن و امان سے متعلق تجاویز بھی پیش کیے جانے کا امکان تھا. کتنی اہم پیش رفت تھی یہ, اینڈ دین اگین وی ہیو سین کہ تقریباً 150+ ممالک نے فلسطین کو ایز اے سیپریٹ ریاست تسلیم کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل کی تقریر کی اس پہ بھی میں آپ کا ذرا تجزیہ چاہوں گا, کیسے دیکھتی ہیں اس کو بھی؟ بہت شکریہ, ڈیلائٹڈ ٹو بی ود یو دس مارننگ. کل بہت ہی دلچسپ صورتحال تھی یو این جنرل اسمبلی میں. بہت کم آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی تقاریر جیسے ٹرمپ صاحب نے کی, اور ایسی زبردست تقریر جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا اس میں کانٹراسٹ ہے. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی تقریر کی بات کریں تو مجھے تو جو انہوں نے باتیں کہی اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی, بیکاز انہوں نے بہت ہی بغیر کسی ڈھکے چھپے لہجے میں بڑے انہوں نے کلیئرلی جو یو ایس کا اسٹینڈ ہے, جو ان کی پوزیشن ہے اس وقت دنیا کے معاملات پہ, ان کو بالکل نیکڈلی دنیا کے سامنے رکھ دیا. کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ کس قدر وہ کہتے تو ہیں میں امن کرانا چاہتا ہوں, لیکن بیسیکلی تو جب امن کی بات ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر آپ یوکرین کی بات کر لیں اور پیلسٹائن اور غزہ کی بات کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ ڈالی ہے وہ تو ٹرمپ صاحب نے خود ڈالی ہے, کیونکہ ہر وقت جب یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں چیز جاتی ہے
तो हर अमन की कोशिश को, हर रीजनेबल प्रपोजल को तो अमेरिका वो कर देता है, वीटो कर देता है। अगर एग्जैक्टली देखिए, अब उन्होंने अपने यूक्रेन की वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने यूरोप को भी रगड़ दिया है, लेकिन यूरोप को के साथ साथ जो सबसे ज्यादा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड दे रहा है और इक्विपमेंट दे रहा है और अमेरिकन इक्विपमेंट दे रहा है, वो तो खुद अमेरिका दे रहा है। इसी तरह गजा की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अपने हॉस्टेजेस वापस चाहिए, और बड़ा उन्होंने एक इमोशनल किया कि उनके माँ बाप जो हैं, जो लोग वहाँ हैं, उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं। तो भाई आपने तो लाखों लोग मार दिए हैं पैलेस्टीनियंस पिछले 70 साल में इजराइल ने, तो उनके भी माँ बाप का दिल उसी तरह दुखता है। और उस जो इतनी ज्यादा एक जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने में हमास कम रुकावट है, इजराइल और आपका वीटो ज्यादा रुकावट है। आप कहते हैं कि जी ये जो वॉर यूक्रेन में नहीं खत्म हो रही बिकॉज चाइना और इंडिया उनका ऑयल ले रहे हैं और यूरोपियंस उनका ऑयल ले रहे हैं, तो गजा में भी तो जंग बंदी और जो इस कदर का जुल्म सितम हो रहा है उसको भी आप एक टेररिस्ट स्टेट को और ये सबके सामने अमेरिका का चेहरा आ गया है ना। वाना साहब, एक चीज मैं जो देख रही हूँ, अगर हम हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल अगर मैं दूं इस तनाजुर में कि वहाँ पे बड़े अलायंस बने हुए थे, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमले वाली सिचुएशन थी वहाँ पर, और फिर जाकर बाकायदा साथ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सोच से बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है। जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 150 से ऊपर कंट्रीज जो हैं वो रियासत को फ़लस्तीन की तस्लीम कर रही हैं। ये सेटबैक अमेरिका इसराइल के लिए कितना बड़ा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या फ़लस्तीन के लिए कोई इसमें ऐसे बेनिफिट है कि वहाँ पे अमन पीस लौट आएगा इस सारी सिचुएशन से? देखिए, जहाँ तक यूरोप और यूएस के ताल्लुकात हैं तो 2-3 चीज़ों पे उनका बहुत इख्तलाफ है आपस में, जिसमें एक यूक्रेन वॉर है और पैलेस्टाइन पे तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इसी तरह अफगानिस्तान के कुछ इश्यूज पे भी इख्तलाफ है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियंस जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के ज़्यादा फ्लैग बेयरर्स हैं, और जो मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस रहा है वो यूरोपियन ममालिक का रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप बात देखें तो वो इस खित्ते को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और इसीलिए वहाँ, और आपने देखा है कि वहाँ मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो प्रो इजरायली सपोर्ट है, प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी सपोर्ट के नतीजे में पहले आपने देखा था कि वो हेलसिंकी अकॉर्ड भी हुआ था, और उसके बाद अब भी ये गो के एक आप कह लें कि सिंबॉलिक है, उसको रियासत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, लेकिन इसका एक मॉरल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में ये नहीं अप्रूव हो जाता, जब तक कि ट्रंप साहब अपनी जो भरपूर हिमायत है इजराइल के लिए उसको नहीं रोक देते, तो इसमें अमन का तो कोई रास्ता मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रंप साहब ने कहा था कि जी वो एक रोड मैप देंगे, और इसमें, और जो उन्होंने अपनी तकरीर में भी इंडिकेशन की कि जी जो फ्यूचर फ़लस्तीनी रियासत हो उसमें हमास का कोई हिस्सा न हो, वो सब भी इंडिकेशंस है कि शायद कोई प्लान सामने आए। लेकिन इसमें मुझे अगर बात खत्म करने दें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ देखनी होगी कि कल जो ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है अरब लीडर्स से और चंद और मुस्लिम ममालिक के लीडर्स से, उसका जॉइंट स्टेटमेंट क्या आता है, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कंसेंसस हुआ है या नहीं। तो उसके बाद फिर हम ये तज्जिया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ। देखना है जी क्या डिक्लेरेशन आता है, इससे पता चलेगा जी कि क्या सिचुएशन है।
वेलकम बैक जनाब. एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. हाँ जी पूछिए. आज आप मुझसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं. जी, क्या आपको फोबिया है किसी चीज का? बहुत सारी चीजों का होता है. लोगों को हाइट से फोबिया होता है, बंद जगहों से होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं वो, और कुछ लोगों को जी पानी से होता है. तो ये क्या होता है? क्योंकि फियर एक अलग चीज है और किसी चीज का फोबिया होना एक अलग चीज है. ये डर और खौफ फोबिया का कब बनता है और क्या इसका कोई इलाज है? इस पे आप हम बात करेंगे. बिल्कुल जी. तो बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ नफ्सियात डॉक्टर रज़ाउर रहमान साहब, और उनसे ज़रा जान लेते हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला. ज़रा बताइएगा फोबिया क्या होता है और कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए बिटवीन फियर एंड फोबिया? देखिए, फेयर जो है ये एक तो नॉर्मल फेनोमेना है, और ये जब से इंसान है तमाम जानवरों के अंदर फेयर होता है. फेयर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. ये फेयर ही है जो आपको बचा के रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से आपको दूर रखता है, और फेयर की वजह से ही आप यहाँ मौजूद है. अगर ये फेयर ना होता तो कोई भी सर्वाइव ना करता. मिसाल के तौर पे आपको अगर शेर से खौफ है तो आप नहीं जाएंगे. अगर खौफ ख़त्म हो जाए तो वो चले जाएंगे, वो शेर आपको मार देगा. तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि फेयर है, और एक नॉर्मल है. और इसमें फेयर के नतीजे में इंसान के अंदर कुछ जहनी और कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे उसको साइंटिफिक ज़बान में कहा था फ्लाइट एंड फाइट. या तो इंसान फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा. आप किसी कॉकरोच को भी मारें तो वो भागेगा, वहाँ से फ्लाइट करने की कोशिश करेगा, मगर जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो आप देखिएगा वो दोनों एंटीना निकाल के आपके सामने खड़ा हो जाएगा. तो फाइट करेगा. तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं. एक नॉर्मल फेनोमेना, और ये कभी कभी हो तो अच्छा होता है. बट यही फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स अगर इरेशनल हो जाए, मिसाल के तौर पे आप शेर आ गया, आपको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होना एक नॉर्मल फेनोमेना, मगर एक छिपकली आ गई और उससे आपको डरने लगा तो ये इरेशनल. और छिपकली आगे चली गई तब भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं. डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इसकी कोई बुनियादी वजह होती है ये जो डेवलप होता है फोबिया किसी का, और क्या ये क्यूरेबल है? बिल्कुल. पास्ट के एक्सपीरियंस है एक चीज़ है, उसमें पास्ट में अगर उस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो उसको प्रेडिस्पोज कर सकता है. मिसाल के तौर पे अब आप यही लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पुलिस जो है जब आती है तो अक्सर हमारे लोग खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह, हालांकि उनको प्रोटेक्टिव फील करना चाहिए और पुलिस की वजह से डर होना चाहिए. तो डर जो है वो आपको कोई भी गलत काम करने से बचाएगा. बट जब फोबिया हो जाएगा तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा होंगे. जैसे डेंटिस्ट है, अब बहुत से लोगों को पेन हुआ होगा कभी, एक दफ़ा उनके पास में हो गया, उसके बाद उसके पेन की वजह से वो डेंटिस्ट का उनको खौफ हो जाता है. तो ये जो खौफ है वो उनको फिर बहुत सारी हेल्थ क्योरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जाने से रोकता है, और वो उनकी जो बीमारियाँ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. इसका इलाज बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है. बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी तरह से, मिसाल के तौर पे इरेशनल फोबिया है कि किसी को अगर छिपकली से फोबिया है, या बहुत से लोगों को मट्टी से हो जाता है, बहुत से लोगों को डस्ट से हो जाता है, बहुत से लोगों को किसी भी चीज़ से हो जाता है, इस पब्लिक स्पीकिंग से हो जाता है, तो उनको ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करते हैं कि उस सिचुएशन में लेके जाते हैं ग्रेजुअल वे में, कि उसके साथ उसको एकदम से जो एंजाइटी होती है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, कि उसकी अवॉइडेंस वो कम होने लगे, और ग्रेजुअली उन चीज़ों को जिससे उसको डर लगता है उनको वो फेस करने लगे. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका. ज़ाहिर है सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इस तरह के फोबिया लोगों को होते हैं, लेकिन हर चीज़ का इलाज मौजूद है और इस चीज़ पर कंट्रोल भी किया जा सकता है. सो बहुत सारे आज इश्यूज़ जो हैं वो कवर किए. कोशिश हमने की कि हम किसी सलूशन की तरफ जा सकें, या जो मसाइल हैं उसकी सही तौर से निशानदही उन इशू की जा सके. होपफुली ज़ाहिर हम आगे आने वाले दिनों पर इन पर मज़ीद भी बात करेंगे. चलें जी, आपसे इजाज़त लेते हैं. अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.